नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट वाज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल ये आपका एटम है, ठीक है, उसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, इसकी तरफ आएगा, तो पार्टिकल कौन सा ले रहे हैं हम? अल्फा पार्टिकल, वो भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कुछ दूरी तक आएगा, ठीक है, और रिपल्शन के कारण आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएगा तो क्या होगा? पीछे लौटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर दूरी आने के बाद, दोनों के बीच में दूरी रह जाने के बाद, ये वापस अपने पाथ में क्या होगा? लौट जाएगा, ड्यू टू रिपल्शन। ड्यू टू रिपल्शन it will retrace its path। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। इस दूरी को अगर हम x बोल दें तो ये x क्या आएगा, थोड़ी देर में हम कैलकुलेट करेंगे। ड्यू टू रिपल्शन it will retrace its path। ड्यू टू रिपल्शन it will retrace its path। ड्यू टू रिपल्शन it will retrace its path। हो गया ना। अब इसके बाद थोड़ा सा फिजिक्स का लॉजिक है। वो क्या? potential energy of a charged particle due to another charged particle is given by, say for example, ये अपना पार्टिकल अंदर ऑब्जर्वेशन है और ये पार्टिकल पहले से मौजूद है, दोनों के बीच की दूरी इज r। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस दूसरे पार्टिकल के पास क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी। उतना रटने का जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी r है, ये चार्ज अगर Q2 है, ये चार्ज अगर Q1 है, तो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या होगी? K Q1 Q2 by r। लिख लीजिए। K Q1 Q2 by r। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, हाफ
मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। ठीक है। फिजिक्स के ये दो कंसेप्ट को यूज करके अभी हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन निकालेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालेंगे हम। तो उसके लिए एक अजम्पशन होता है, जब पार्टिकल स्टार्ट होता है, पार्टिकल जब स्टार्ट होता है न्यूक्लियस की तरफ बढ़ना शुरू होता है, तो इट इज अज्यूम्ड कि पार्टिकल के पास इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। अगर ओनली काइनेटिक एनर्जी है तो पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? हाफ इंटू मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। ठीक है। अभी थ्योरी में मैंने आपको समझाया था कि वो नजदीक आएगा और वो वापस लौटेगा ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है। फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा और वो वापस लौटेगा, तो उसका मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी, तभी वो वापस लौटेगा। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट पर ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज देयर एंड दैट कैन बी रिटन एज के। अब इस चार्ज पर पार्टिकल अगर हम Q1 मान लें तो के Q1, इसका चार्ज कितना होगा? न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन। चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन। और एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? Charge on nucleus is due to proton, and in a nucleus, number of proton is equal to its atomic number. 9 में सीखा होगा आपने, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज कितना आएगा बेटा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है? ई। तो एक प्रोटॉन होता तो एक चार्ज आता, दो प्रोटॉन होता तो दो चार्ज आता। कितने प्रोटॉन है? जेड। तो जेड ई डिवाइडेड बाय दिस एक्स। So tell me what will be the value. अच्छा, law of conservation of energy says what? Energy can neither be created nor be destroyed. तो शुरू का एनर्जी और आखिरी का एनर्जी दोनों क्या होगा? सेम। तो एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल। लिख के इक्वेट कर दीजिए। हाफ मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के चार्ज ऑफ पार्टिकल इनटू एटॉमिक नंबर का इनटू ई डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है बेटा? 2 पर चला जाएगा। 2 इंटू के इंटू क्यू पी इंटू जेडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। तो ये है लीस्ट या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने नहीं आता है। ठीक है। ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट करने आया कि क्यूपी दे देगा, वीपी दे देगा, एमपी देगा, वो सब नहीं आता। क्या आता है सवाल? वो देख लो। कैलकुलेट the ratio of closest distance if alpha particle is used, and in second case if proton is used। रेशियो निकालना है केस 1 और केस 2 का।
केस वन में जो एक्स आया और केस टू में जो एक्स आया, दोनों का रेशियो निकालना है, ये सवाल पूछता है। और ये लिख लो, अज्यूमिंग वेलोसिटी बीइंग सेम। अज्यूमिंग वेलोसिटी बीइंग सेम, बड़ा फेमस सा सवाल है। ठीक है, फिजिक्स में पूछे या केमिस्ट्री में पूछे। तो एक्स अल्फा पार्टिकल में लिख के दिखाता हूं आपको। बताओ, अल्फा पार्टिकल के लिए एक्स लिखो या किसी भी धरती पर पार्टिकल के लिए एक्स लिखो, टू का वैल्यू चेंज होगा? नहीं। के का वैल्यू चेंज होगा? वो भी नहीं, क्योंकि कल सिखाया था आपको वो क्या होता है, कांस्टेंट। चार्ज ऑफ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है बेटा? बोलो, अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है? +2। +2 का क्या मतलब है? 2 टाइम्स E। सेम न्यूक्लियस है तो जेड चेंज होगा नहीं, ई चेंज होगा नहीं, तो इट विल रिमेन व्हाट, सेम। जो सेम है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? 4। रेशियो निकालना है, 4U लिखो, 4 kg लिखो, 4 ग्राम लिखो, क्या फर्क पड़ेगा? रेशियो ही निकालना है ना। और वेलोसिटी दोनों का क्या है, सेम। तो जो जो अलग अलग चीजें थी उसको ब्रैकेट में डाल के लिख लो। इसी तरह प्रोटॉन का लिखो। प्रोटॉन का डिस्कवरी में बताया था ना, प्रोटॉन क्या होता है, क्या होता है प्रोटॉन? बको, जल्दी बोलो। 1 1 और +1, दिस इज योर प्रोटॉन। डिस्टेंस फॉर प्रोटॉन लिखो, 2 सेम रहेगा, के सेम रहेगा। चार्ज कितना होगा प्रोटॉन पर बेटा? 1E, है ना? चार्ज कितना होगा? 1E। चूंकि न्यूक्लियस सेम है तो जेड रिमेन सेम। व्हाट इज मास ऑन प्रोटॉन? 1। हम सभी को पता है हाइड्रोजन का मास 1 होता है। वेलोसिटी रिमेन सेम। रेशियो ले लो, बताओ रेशियो क्या आएगा? आया रेशियो? जेड ई कट जाएगा, वेलोसिटी वेलोसिटी कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, के और के कट जाएगा, क्या बचेगा पहले वाले में? 2E/4। दूसरे वाले में क्या बचेगा? 1E/1।
ई से ई चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 विल रिमेन व्हाट, 1। 2/4 अपॉन 1 को क्या लिखोगे, 2/4। ये रहा x अल्फा अपॉन x प्रोटॉन। बड़ा फेमस सा सवाल है ये। कभी कभी प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन या कुछ ऐसा भी लिख के दे देता है, कोई एक्स पार्टिकल है जिस पर चार्ज 3e है, तो कितना दूर पहुंचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, किस्मत बढ़िया रहा तो ये जरूर आएगा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, चलो। तो यहां पर रदरफोर्ड के बारे में हमें जो भी पढ़ना था वो हो गया। अब इसके जो इसने जो ज्ञान दिया उसका ड्रॉबैक्स। तो ये क्या बोलता है, ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई स्पीड में घूम रहा होगा। ठीक है, कहां गया, वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये बोल कर गया, वेरी हाई स्पीड एट सर्कुलर पाथ। उसके बाद दूसरा क्या बोल कर गया, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर बाइंडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दो चीजों को भी यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, क्लास 9 के फिजिक्स वाले पोर्शन से, फिजिक्स में क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले पोर्शन से हम क्या लर्न करते हैं कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो और उसकी वेलोसिटी अगर सेम हो, ठीक है, यहां भी वी, यहां भी वी, यहां भी वी और यहां भी वी, ठीक है, तो इस मोशन को क्या बुलाते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेकिन उसी कक्षा में और क्या सीखते हो आप कि क्या हम इसके वेलोसिटी को कांस्टेंट बोल सकते हैं कि वेलोसिटी पार्टिकल का कांस्टेंट है, इज इट कांस्टेंट, आंसर इज नो। व्हाई, क्योंकि उसी क्लास में आपको यह भी सिखाया जाता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट हर जगह डायरेक्शन क्या है, अलग। इधर डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, इधर क्या है, साउथ, ये क्या है, वेस्ट, और यहां पर डायरेक्शन क्या है। तो इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो व्हाट वी कैन से, इट इज एन एग्जांपल ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी। और समय के साथ जब वेलोसिटी चेंज होता है, चेंजिंग वेलोसिटी प्रोड्यूसेस व्हाट, एक्सीलरेशन। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर हाई स्पीड में मूव कर रहा होगा, किधर, सर्कुलर पाथ में, तो हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। डायरेक्शन चेंज की वजह से एक्सीलरेशन आ रहा होगा, हेंस इसका मोशन क्या है, एक्सीलरेटेड। तो पहले ये आधा पोर्शन हुआ, इसको पहले लिखेंगे। Direction changing at every point, which implies velocity is changing, and velocity is changing due to what, due to direction only.
and we know that changing velocity produces acceleration. Therefore, this electron will be in accelerated motion. Therefore, this electron will be in accelerated motion. नोट हो गया यहां तक? बुक खोलिए। कोई सा भी चीज ऐसा नहीं है जो बुक के बाहर आपको पढ़ाया जा रहा है, ये मार्क कर लीजिए। When a body is moving in an orbit, it undergoes acceleration. यहां डायरेक्ट लिख दिया है और मैंने आपको समझाया है कि एक्सेलरेशन क्यों आएगा। When a body is moving in an orbit, it undergoes acceleration even if it is moving with a constant speed in an orbit because of its what? Changing direction. लिखा हुआ है बुक में, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? इसके आगे नई चीज है। क्या है नई चीज? एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ये बोल कर गए कि कोई भी एक्सिलरेटेड चार्ज, ठीक है ध्यान रखना क्या चीज? एक्सिलरेटेड चार्ज, एक्सिलरेटेड पार्टिकल नहीं। एक मास, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये भी एक्सिलरेशन से जा सकता है, तो इसके ऊपर लेकिन कोई चार्ज नहीं है ना बेटा, तो हमें क्या कंसीडर करना है? एक्सिलरेटेड चार्ज। तो मैक्सवेल क्या बोल कर गए कि एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस, अभी आएगा ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूसेस electromagnetic radiation. Accelerated charge produces accelerated charge produces electromagnetic radiation according to Maxwell. इसको भी अंडरलाइन करिए। Accelerated charge produces electromagnetic radiation according to Maxwell. ठीक है, अब इसके बाद कहानी कॉमन सेंस की शुरू होगी। वो क्या? कोई भी चार्ज अगर रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद नोट करेंगे। कोई भी चार्ज अगर रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगा। तो प्रोड्यूस एनी रेडिएशन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दिस मीन्स व्हाट? अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये हर पॉइंट पर एक्सिलरेटेड था, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा था, तो इसका मतलब इसको हर पॉइंट पर एनर्जी चाहिए होगा। तो एनर्जी इसको अगर कहीं चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं से तो लेकर आएगा। तो इसकी एनर्जी, जब ये रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? घटती चली जाएगी। टू प्रोड्यूस एनी रेडिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड
Electron will lose energy due to continuous acceleration. Therefore, electron will lose energy due to continuous acceleration. ब्रैकेट में लिखना, कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन मतलब कंटिन्यूअस रेडिएशन, है ना। ये कैसे लिख दिया हमने? मैक्सवेल के थ्योरी से लिखा। एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हो गया। तो होना क्या चाहिए था रदरफोर्ड के हिसाब से? ऐसा, इलेक्ट्रॉन अपना मजे में इधर मूव कर रहा है, बट मैक्सवेल साहब के हिसाब से क्या होना चाहिए था? अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई है तो अगले राउंड में वो ऐसा, उसके अगले राउंड में ऐसा, उसके अगले राउंड में ऐसा, और धीरे धीरे करते करते किधर? न्यूक्लियस। तो बेसिकली मैक्सवेल के हिसाब से ये होना चाहिए था। यही था इनका ड्रॉबैक। दिस वाज द ड्रॉबैक। अगर ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहां जाकर गिरेगा? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में पहुंच गया तो इट विल रिजल्ट इन व्हाट? अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना। तो इसके बाद क्या लिखोगे? देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल fall in nucleus and it will result in unstability of atom. इसी को ठीक करेगा बोर्ड्स का मॉडल। ठीक है, ये जो इसने बोला ना, मैक्सवेल बोला कि गोल गोल घूम के तो गिर जाएगा। तो जब बोर्ड्स का थ्योरी आएगा तो वो इसी चीज को ठीक करने की कोशिश करेगा। इसीलिए इसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है कि वहां पर फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहा है। तो पहले क्या खामियां थी वो समझ में आएगा, तभी तो वो ठीक करोगे आप उसको। तो ये समझ में आया आपको ड्रॉबैक क्या था? इसके अलावा, ठीक है, तो ये पहला ड्रॉबैक जो आपने लिख लिया, वन, यही काम की चीज है, पहला ड्रॉबैक। इसके अलावा दो ड्रॉबैक्स और थे कि ये जो मॉडल था, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नहीं बता रहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन के शेल में होते हैं, कुछ एल शेल में होते हैं, कुछ एम शेल में होते हैं। ऐसा कुछ कहानी बताया ये रदरफोर्ड ने? कुछ नहीं बोला उसके बारे में। सो इट वॉज, दूसरा ड्रॉबैक इज इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरलाइन करिएगा। एंड इट वॉज अनेबल टू, अच्छा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में कुछ बताया? इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन
energy of an electron. It was unable to explain energy of an electron. अच्छा की तरह बुक खोलिए, ऐसा कोई सा भी लाइन नहीं होगा जो बुक के बाहर होगा. Cannot explain stability of an atom. Cannot explain stability of an atom. अच्छा, ये श्रिंक वाला जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन घूम घूम के गिर जाएगा, वो भी मार्क कर लो. बोला ना घूम घूम के इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, वो यहां लिखा हुआ है. उसका डायग्राम बना लेना ऐसे करके ताकि समझ में आए. पहला ड्रॉबैक. दूसरा ड्रॉबैक जो आपने लिखा वो ये रहा. इट सेज नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेकेंड ड्रॉबैक. और थर्ड, इट सेज नथिंग अबाउट एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये रहे तीन ड्रॉबैक्स. तीनों आपके बुक में मेंशन है, तीनों आपको पता होना चाहिए. ठीक है. अब एक और ज्ञान की बात. तो सर ऐसा क्यों नहीं करते कि रदरफोर्ड इसको मॉडिफाई करता है या बोर्स मॉडल इसको मॉडिफाई करता है, या हम ही मॉडिफाई कर देते हैं, इसको घुमाओ ही मत, इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर दो वहां पर. अगर फिक्स कर दिया आपने इलेक्ट्रॉन तो मोशन नहीं होगा. मोशन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा. एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो घूम घूम के नहीं गिरेगा, है ना. ऐसा होना चाहिए था एकदम तुरंत सॉल्यूशन. One way of providing solution to first drawback was assume electron to be stationary. ठीक है. व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस. क्या गड़बड़ होगी इस केस में. लास्ट लाइन पढ़ो तुमने यहां क्या लिखा. इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अच्छी बात है, गुड. बट साथ ही साथ आपने एक चीज और पढ़ी कि न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा, डेंस, है ना. छोटे रीजन में सारा वॉल्यूम होगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, डेंस. नाउ ड्यू टू dense nucleus, it will pull all electrons towards it, again which is not possible. ठीक है. क्यों नहीं पॉसिबल है ये, इट विल पुल ऑल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट. क्योंकि अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पुल करना शुरू कर दिया, तो एक एटम में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट की जगह कहां दिखेगा आपको, यहाँ. मान लो 5-6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये कौन सा मॉडल बन गया,
बोलिए। मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन्स मॉडल, अगेन विच इज रॉन्ग, नोट कर लीजिए। एंड इट विल रिजल्ट इन के बाद ये डायग्राम, और ये डायग्राम के बाद ये पॉइंट। इस पॉइंट के बाद ऐसे एरो करके लिख लीजिएगा, देयरफॉर नॉट पॉसिबल। हो गया बच्चा, बुक खोलो, मार्क कर लो। ये रहा, जो मैंने आपको पढ़ाया। बस इतना मार्क कर लेना कि भाई इलेक्ट्रॉन को मूविंग ना बनाकर स्टेशनरी बना दो तो भी दिक्कत है। तो मूवमेंट में क्या दिक्कत है, स्टेशनरी में क्या दिक्कत है, ये दिक्कत क्लियर है आपको? कुछ पूछना है? बुक में जितना दे रखा है ना बेटा, उतना ही अगर हम अच्छा से समझ के पढ़ लें, वर्क इज डन। खासकर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बुक बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, 11th 12th का एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री का बुक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अच्छे से खाली पढ़ के चले जाओ, याद करके चले जाओ, जेई मेंस एडवांस सब हो जाएगा इसी से। कुछ पूछना है आपको ड्रॉबैक में? चलिए आइए नेक्स्ट लिखिए, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये आसान टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ, ये सब आपने क्लास 9 में किया होगा, नहीं किया हो तो अभी बस लास्ट चांस है, देख लो। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, पहले लिखो। पहला पॉइंट इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको लिखना सिखाया था स्टोचियोमेट्री में। Z is equals to atomic number, again which is equals to number of protons, और उसके बाद वाला जो लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके ब्रैकेट में लिखेंगे ये कब होगा, फॉर अ न्यूट्रल स्पीशीज। एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज कौन से स्पीशी के लिए होगा, चार्ज स्पीशी के लिए या न्यूट्रल स्पीशीज के लिए?
न्यूट्रल स्पीशीज के लिए। न्यूट्रल स्पीशीज का मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना आए। तो कोई भी चार्ज ना आए कब आएगा बेटा? जब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? सेम। A is equals to mass number, and this mass number is equals to number of proton plus number of neutron. X क्या है? सिंबल। X क्या है? सिंबल। तो देखना ध्यान से। चार्ज ऑफ, एक मिनट, ठीक है लिख लो, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी ड्यू टू प्रोटॉन ओनली। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, लेकिन चार्ज होगा बस किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं आता। बट मास ऑफ द न्यूक्लियस, और जब आप ये लिखोगे तो एक डायग्राम भी बना ला। और लिखना, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। Since neutron and proton lie in nucleus, they are known as nucleons. ठीक है, नोट हो गया? एग्जाम्पल, सोडियम के एटम का रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं आप? लिखने की कोशिश करिए, सोडियम एटम का रिप्रेजेंटेशन। एटॉमिक नंबर आपको याद है? मास नंबर मैंने याद करना सिखाया था, याद है? और साइन तो याद ही होगा सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। ऑड पोजीशन पर है तो ऑड का क्या होता है? ऑड इंटू 2 + 1। ये आया आपका आंसर? ठीक है। पहला सवाल, राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट जो भी पूछ सकता है सब। इट्स एटॉमिक नंबर, राइट इट्स मास नंबर, राइट इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन,
राइट। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स करो। अरे प्रोटॉन दो बार पूछ लिया नहीं, इसको पलट के न्यूट्रॉन करो। ये सब सबसे आसान पोर्शन है बेटा, ये सब नहीं गलत होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11। मास नंबर कितना होगा? 23। जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा ये स्पेशली कैसा दिया है, चार्ज या न्यूट्रल? इट्स न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, ये कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए मैथ्स। क्या है मैथ्स? मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मास नंबर कितना लिख के दिया? 23। न्यूट्रॉन वी डोंट नो, प्रोटॉन कितना है? 11। और न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 12। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन विच इज इक्वल्स टू मास नंबर विच विल बी इक्वल्स टू 23। आइए आंसर मैच कर लो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल करो। सेम सवाल यही 6 हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2। डू इट। सोडियम आयन, वही 6 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6।
हो गया। सबसे पहले तीसरा चौथा एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, मास नंबर रिमेन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स सेम। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखना यहां पर इस बार प्लस चार्ज है, ठीक है। तो नेट चार्ज अगर आप इसके ऊपर लिखोगे, देखो तरीका मैं सिखा दे रहा हूं, बाकी तो आसानी से कर लोगे। नेट चार्ज 11 आया होगा प्रोटॉन की वजह से। लेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन भी व्हाट एक्स, एक्स के वजह से XE, दोनों मिला के क्या होना चाहिए था, 0। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी, दोनों मिलाकर क्या आना चाहिए था, 1E। ठीक है। तो अगर 1E माइनस 11E, 1E माइनस 11E विल गिव यू 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 10। कॉमन सेंस, 11 प्लस चार्ज, 10 माइनस चार्ज, प्लस 11 माइनस 10 विल गिव यू प्लस 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिमेन सेम, 23 माइनस 11 12। और लास्ट क्या पूछा था यार, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेन सेम। कितना होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर के बराबर, विच इज इक्वल टू 23। कुछ पूछना है आपको इसमें? तो जो अलग होगा चार्ज स्पीशीज में उसको डब्बे में बंद कर दो बस, ताकि दिमाग में एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किसमें घटाना है किसमें जोड़ना है, कोई चेंज होगा क्या नहीं होगा। तो एक ही चीज बदलेगा, क्या बदलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, आइसोटोप्स। स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल, पहले वाले हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन बुलाते हैं, जिसका मास नंबर 2 होता है उसको ड्यूटेरियम बुलाते हैं। दिस ड्यूटेरियम इज ऑल्सो रिटन बाय सिंबल D, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय D। और इसको ट्रीटियम बुलाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल T। तो बोलो ये आइसोटोप है बच्चे, आइसोटोप है। सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, मास नंबर क्या है, अलग। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3,
आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये क्लियर है आपको? आइसोबार्स सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल वन। है बेटा ये आइसोबार्स, बताइए। आर दीज टू आइसोबार्स? नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। वैसी स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कीजिए। तो प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 6, neutron plus proton is equals to 13, therefore neutron will be equals to 13 minus 6, neutron का value is 7, proton is equals to 7, neutron plus proton is equals to 14, neutron will be 14 minus 7, neutron का value क्या आएगा, 7. Are they isoelectronic? Answer is yes. Next. ISO differs. N minus P value is same. N minus P value is same. जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करिए। पहले प्रोटॉन कैलकुलेट कीजिए, फिर न्यूट्रॉन कैलकुलेट कीजिए, फिर एन माइनस पी कैलकुलेट कीजिए। बताइए दोनों के लिए एन माइनस पी क्या आएगा?
प्रोटॉन सबका सही सही आया। न्यूट्रॉन देखिए, 5 - 2 3, 13 - 9 4, 143, 141। सो n - p, 143 - 92 will give you 51, will give you, are they isodiphers? Answer is yes. क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, पहले मार्क कर लीजिए बुक में क्या क्या पढ़ा आपने। एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बनता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, while mass of the nucleus is due to proton and neutron. Next, mass number क्या होता है? Mass number is equals to total number of nucleons, ये भी लिखा हमने। उसके बाद सिंबल, ये रहा सिंबल, ठीक है। उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में आपने 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के पढ़े, ठीक। फिर आपने आइसोबार्स पढ़ा, उसमें एग्जाम्पल देखा आपने आइसोबार्स का। आइसोबार्स, आइसोटोप्स के कुछ और एग्जाम्पल आपने पढ़े, कार्बन के 12 13 14, क्लोरीन के, है ना, 17 35 एंड 17 37। और ये करने के बाद ये वाला पोर्शन अभी हमारा रह गया, तो नोट में लिखेंगे हम इसको। क्वेश्चन छोड़ो, नोट लिखो पहले। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम is due to, chemical properties of an atom is due to number of electrons in a neutral species number of electron is equals to number of proton, which in turn is equals to atomic number Z. Since isotopes have same Z, yeah, same atomic number, it means number of proton will be equals to number of electron। सेम Z अगर होगा आइसोटोप में तो इसका मतलब प्रोटॉन सेम होंगे, और प्रोटॉन अगर सेम होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। व्हाट डज दिस टू लाइन इंप्लाइज? इन दोनों से क्या शिक्षा मिलता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर। समझ आया क्यों सिमिलर होगा? आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा,
जिसकी वजह से प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर सेम हो गया, एंड वी नो दैट केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको कैसा दिखने को मिलेगा? सिमिलर। मार्क कर लीजिए, लिखा हुआ है, यहाँ रीड कर लीजिएगा इसको। लास्ट लाइन, all the isotopes of a given element show same chemical behavior, very important for assertion reason। क्यों होता है ऐसा? why it happens, है ना, assertion reason में why। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम। प्रॉब्लम 2.1, डन। प्रोटॉन इज 35, न्यूट्रॉन इज 540 45। चार्ज है कि अनचार्ज, न्यूट्रल। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 30। ये आया आपका आंसर? कुछ पूछना है आपको इसमें? नेक्स्ट, assign the proper symbol to the species। हो गया। असाइन प्रॉपर सिंबल, तो प्रोटॉन के ऊपर जाएंगे। प्रोटॉन कितना है? 16। न्यूट्रॉन कितना है? 16। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 32। इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। न्यूट्रल के लिए कितना होना चाहिए था? 16। 16 प्लस 16 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, -2। ये क्या है? सल्फाइड आयन। यह है आपका आंसर। कुछ पूछना आपको इसमें? नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम।
अभी बोर्स मेडल ऑफ एटम आने में देरी है, उसके पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो पढ़ने हैं और सब इंपॉर्टेंट है बेटा, सब के सब इंपॉर्टेंट है। तो पहला है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल in an atom for an electron. Quantized electronic energy level. Now, what is this dual nature? Dual का मतलब क्या होता है बेटा? दो। Dual nature of electromagnetic radiation means what? Electromagnetic radiation behaving as a particle and electromagnetic radiation behaving as a wave. वेव की तरह बिहेव करता है, ये कौन बोल कर गया? मैक्सवेल। और पार्टिकल की तरह कौन बोल कर गया? न्यूटन्स। लिख लीजिए। क्या मतलब हुआ? न्यूटन क्या बोले? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हालांकि लाइट, इट विल बिहेव एज व्हाट? पार्टिकल। लाइट का बिहेवियर किसकी तरह का होगा? पार्टिकल। बस इतना काफी है। इसके बेसिस पर ये दो थ्योरीज, मतलब पार्टिकल नेचर जब आप करते हो ना, तो यू आर एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बट you are not able to explain the concept of interference and diffraction. पार्टिकल थ्योरी से हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है। क्या होता है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ये सब बात की बात है, अभी नहीं। ध्यान रखना, पार्टिकल थ्योरी से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगली क्लास के पहले जो आपको अच्छे से पढ़कर आना है, रट कर आना है। मैक्सवेल ये बोलकर गए कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगा। तो अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो क्लास 9 में साउंड चैप्टर में आपने वेव पढ़ा? कितना इंपॉर्टेंट था वो क्लास, लोगों को नहीं समझ में आता, हंसी मजाक में उड़ा देते। और उसी क्लास में, क्लास 9 में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी, मैंने तो पढ़ाया था, जैसे कि वेवलेंथ। सो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव? दो क्रेस्ट के बीच का दूरी, या फिर दो ट्रफ के बीच का दूरी। नीचे वाले पोर्शन को क्या बुलाते हो? ट्रफ। नहीं पता है तो लिख लो भाई ये सब। These points are known as crest.
These points are known as crest. ये छोटे वाले पॉइंट्स, नीचे वाले पॉइंट्स आर नोन एज ट्रफ. So wavelength is defined as distance between two crests, two consecutive crest. Consecutive मतलब आजू बाजू वाला, और two consecutive trough. It is represented by symbol lambda. It is represented by symbol lambda. चूंकि ये डिस्टेंस है ना, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस, तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर. चूंकि ये डिस्टेंस है, वेवलेंथ डिस्टेंस है, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर. ठीक है. कभी कभी यूनिट देखकर भी पहचानना होता है सवाल में कि क्या दे रखा है, ध्यान रखिएगा इस चीज का. बट जनरली जो वेव्स होते हैं उनका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है. क्या होता है, बहुत छोटा. हेंस smaller units of distance are used. And what are those? Angstrom. Angstrom. 1 angstrom सब रटना है. नैनोमीटर. These are smaller units of wavelength. The second fundamental characteristics of light is speed. इसको हम वेलोसिटी भी बोलते हैं. ध्यान से सुनेंगे बात. वो क्या, जब हम नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड लिखते हैं तो या वेलोसिटी लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, v, है ना. बट व्हेन वी राइट स्पीड ऑफ लाइट, लाइट को अंडरलाइन करेंगे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय c. और इसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये आपने रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 10 में. ये जो स्पीड है 3 × 10⁸, ये क्या चीज में है, वैक्यूम में. क्योंकि अगर ग्लास में जाएगा तो घट जाएगा, वाटर में जाएगा तो घट जाएगा, एयर में भी जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा. ठीक. Now, third characteristics of electromagnetic wave or so called light is frequency. तो फ्रीक्वेंसी को क्लास 9 में कैसे डिफाइन किया था बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस पर सेकेंड.
यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ वेव्स passing through a fixed point in 1 second. Number of waves passing through a fixed point in 1 second. ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका? मान लो ये आपका धागा है। क्या है? धागा। इस धागे पर एक पॉइंट फिक्स कर लो। ठीक है? स्टॉप वॉच ऑन कर लो और काउंट करो कि कितने वेव्स पास हुए 1 सेकेंड में। स्टॉप वॉच ऑन कर लो। ठीक है? और काउंट करो 1 सेकेंड में कितने वेव्स पास हुए। तो दैट विल गिव यू फ्रीक्वेंसी। 10 वेव पास हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 10। 20 वेव पास हुआ तो कितना फ्रीक्वेंसी होगा? 20। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। क्या होता है बेटा? हर्ट्ज गिवन बाय एच जेड। और हर्ट्ज को क्या लिखते हैं हम? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड टाइम वाला सेकेंड। अगला जो है वो नया है, वो सुना नहीं होगा आपने। वेव नंबर। देखना जरा वेव। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का सिंबल लिखा क्या? फ्रीक्वेंसी इज लाइक दिस, न्यू। ठीक है? अब मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट इज दिस वन। वो क्या है? वेव नंबर को आप कैसे लिखते हो? फ्रीक्वेंसी का सिंबल और उसके ऊपर बार। हाउ इट इज डिफाइंड? ये सब रटना है। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेवलेंथ का यूनिट क्या था बेटा? मीटर। वेवलेंथ का यूनिट क्या था? मीटर। तो वेव नंबर का यूनिट क्या होगा? 1/मीटर, विच इज इक्वल टू मीटर की पावर -1। बट जनरली छोटे यूनिट्स यूज होते हैं, सेंटीमीटर की पावर माइनस। ठीक है बच्चा? होमवर्क लिखो। कुछ नीट का PIQs भेजा जाएगा आपको। ठीक है? इसके बाद ये देखो, ये जो टॉपिक तुमने पढ़ा है ये वाला कहाँ गया? इम्पैक्ट पैरामीटर किधर गया? ये वाला, ये वाला। ठीक है? इम्पैक्ट पैरामीटर वाला और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वाला, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा। क्वेश्चन ऑन। ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि 100 150 सवाल है, वैसा कुछ नहीं है। 10 15 सवाल हैं, कर लेना। बेटा ये जरूर करना। है ना? पढ़ाया नहीं जाता कहीं भी, लेकिन सवाल पूछता है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस।
ट्यूटोरियल बाद में भेजेंगे आपको। एंड थर्ड, रिवाइज टुडेज क्लास नोट। रिवाइज की जगह मेमोराइज लिख लो, मेमोराइज। ठीक है। स्पेशली लास्ट फोर फॉर्मूला। तुम रट के आना ये फॉर्मूला अगली क्लास में। ठीक है। वेवलेंथ इज, सॉरी, वेव नंबर इज 1/λ। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। और स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻⁸ बढ़िया से रट कर आइएगा। ठीक है, इसके आगे फिर हम अगली क्लास में करेंगे। जा सकते हैं, आप कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।